स्वागत है बच्चों, फिर से आपके अपने E2E क्लासेस में। मैं आपका फिजिक्स गुरु अमित सर स्वागत करता हूं माइनर पेपर की दुनिया में, जो कि हमारा सेमेस्टर 1 का चल रहा था। हम लोग इलास्टिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं, 2 सेशन है, 2 लेक्चर है उसका। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन में भी है और ऐप्स पर भी अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही जल्द। ठीक है, बाकी आज हम लोग दूसरे चैप्टर पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप लोग पढ़ तो चुके हैं क्लास 11th में, लेकिन क्लास 11th और सेमेस्टर 1 के बीच में एक लंबा गैप हो जाता है। तो इस गैप को खत्म करने के लिए पूरे बेसिक लेक्चर से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही लेक्चर में आपका मार्क्स भी कवर हो जाएगा, जो कि आपका लगभग 15 से 18 नंबर का आज इस चैप्टर से होने वाला है। यानी कि एक वीडियो से आपका 15 से 18 नंबर आने वाला है। तो कैसे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो वो कौन से बेसिक टॉपिक्स है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला जो टॉपिक है मेरे पास वो है पीरियोडिक मोशन। जैसा कि आपको दिख रहा है पीरियोडिक मोशन के बारे में, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो नाम में ही है पीरियोडिक में पीरियड। तो पीरियड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन में जो वर्ड आ रहा है मेरे पास पीरियड का मतलब क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल के दौर बाद वो अपने मोशन को रिपीट करेगा, यानी रिपीटेशन ऑफ इट्स मोशन। तो यही चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इन विच द पार्टिकल रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे घड़ी का सुई हर एक 60 सेकंड के बाद सेकंड वाला सुई जो है वो अपनी मोशन को रिपीट करता है। सिमिलरली मिनट वाला भी और सिमिलरली आवर वाला भी हर 12 आवर के बाद वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। साइकिल का चक्का रिपीट कर रहा है, पंखा रिपीट कर रहा है, पेंडुलम रिपीट कर रहा है अपने मोशन को। यानी जो भी अपने मोशन को रिपीट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियोडिक मोशन। तो इसके बाद क्या बोला गया है, और जिस टाइम में करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ द मोशन। नेक्स्ट है मेरे पास वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। जनरली 2 ही तरह का मोशन होता है, बाकी सारा जो उसका टाइप्स होता है पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी को ही हम लोग ऑसिलेटरी भी बोलते हैं। तो यहां पर याद क्या रखना है आपको, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब पता है, आना जाना मतलब पेंडुलम। एक देखिए ऐसे गया फिर वापस आया, फिर गया फिर वापस आया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो अगर टू एंड फ्रो मोशन कहीं आपको दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये किसके अंदर चला जाएगा, वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। बोले क्लियर है, यानी इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पेंडुलम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, या फिर मीन पोजीशन को हम लोग स्टेबल पोजीशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर एक पेंडुलम है और इसका ये बॉब लगा हुआ है, तो एक बार ये जो पेंडुलम है वो इस तरह से यहाँ पर जाएगा और फिर एक बार ये इस तरह से ऐसे करके यहाँ पर जाएगा, तो यानी अपने मोशन को ही रिपीट करेगा। तो ये हमेशा, ये जो बॉब है ये हमेशा ये इधर जाना चाहेगा और ये बॉब जो है वो हमेशा इधर जाना चाहेगा, मतलब ये इस पोजीशन में आना चाहेगा। और ये पोजीशन यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन या फिर स्टेबल पोजीशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या होता है, अगर हम एक पीरियोडिक मोशन को, अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे, हो सकता है कि MCQ आ जाए, पूछा जाता है कि क्या सारा का सारा पीरियोडिक मोशन को वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं या फिर सारा वाइब्रेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। सोचिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन दोनों के बारे में हम बोल चुके हैं। ये आपका होमवर्क है, कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी बच्चे लेक्चर देखेंगे जरूर बोलिएगा कि हम लोग पीरियोडिक मोशन को वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं या फिर वाइब्रेटरी मोशंस को पीरियोडिक मोशंस बोल सकते हैं। ठीक है, आपको बोलना है, कमेंट में लिखना है। आगे चलते हैं। तो हार्मोनिक मोशन में क्या बोला गया है कि पीरियोडिक मोशन को, यानी इस मोशन को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, इसका मतलब साइन और कॉस, अगर इस टर्म में हम करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मोशन। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। ये कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, y ए साइन ओमेगा टी जो है, यहाँ पे y जो है वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, ए जो है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी में साइन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी इज द टाइम पीरियड। सिमिलरली x वाले में हो जाएगा, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस।
तो बस देखिए ए एम्पलीट्यूड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब मन में प्रश्न आएगा सर ये दोनों होता क्या है भाई, कौन आम इमली का किसका नाम है भाई, तो हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में, मतलब अगले स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि चैप्टर का नाम भी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या बोला जा रहा है, सिंपल सा बात कि कोई भी अगर मेरे पास एक मान लीजिए पेंडुलम लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, ये ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल होता है। अगर मेरे पास मान लीजिए पेंडुलम है तो एक बार ये इधर जाएगा और एक बार ये इधर जाएगा। तो बोला ये जा रहा है कि जब ये इस तरफ जा रहा है ना तो एक फोर्स की वजह से जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो लग रहा है वो इंटरनली रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये जा तो इधर रहा है बट रीस्टोरिंग फोर्स इसको चाहेगा किधर लेके जाना है, इधर। यानी कि जिधर डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स उसको लेके जाना चाहता है। यानी कि हम जा तो रहे हैं इधर, लेकिन मेरा फोर्स जाना चाह रहा है नहीं भाई इधर चलो, ये सेंटर पॉइंट है। फिर हम जब इधर जा रहे हैं तो नहीं नहीं इधर नहीं जाना, आपको पीछे आना है। बोले बात समझ में आ रहा है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का। जितना दूर तक जाएगा पेंडुलम उतना ही फोर्स हो जाएगा, फिर उतने ही फोर्स के साथ वो वापस भी आएगा। लेकिन अभी हम क्या बोले, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई यहाँ पे साइन क्या लग जाता है, -x। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। और अगर हम रोटेशनल मोशन का बात करें, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रोटेशनल मोशन का पार्ट होता है ना जी। ये जो पेंडुलम अगर इसको ऐसे हम कंप्लीट कर दे तो ये रोटेशनल मोशन का पार्ट हो जाएगा। और रोटेशनल मोशन में फोर्स नहीं होता है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है। तो सर टॉर्क को हम लोग लिखते हैं टॉ, तो टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, -θ। डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की क्या बोलेंगे भाई, अभी हम लोग बोले थे वहां पे एम्पलीट्यूड था ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड। बात को समझिए क्या होगा भाई। तो अगर मान लीजिए कोई वेव इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर ये तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये वाला जो हो रहा है ना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए। तो ये वाई एक्सिस में हुआ, सिमिलरली एक्स एक्सिस में होगा तो हम लोग एक्स एक्सिस वाले को बोल देंगे उस तरह से। ध्यान दीजिए अब। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, तो यहाँ पे जो इक्वेशन देखे थे y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी और x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, यहाँ पर a और यहाँ पे भी a दोनों, a क्या है, एम्पलीट्यूड। क्लियर है। चलिए अगले पर हम आते हैं। अगला टॉपिक है मेरे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम। यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं न्यू से, इधर कर न्यू इज इक्वल्स टू 1/t हो जाएगा, वहीं चीज लिखा हुआ है 1/t। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, लेकिन इसका यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, और तो 1/t है मतलब टाइम, तो 1/सेकंड मतलब पर सेकंड, डायमेंशन हो जाएगा t का पावर -1। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अगला मेरे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या आ रहा है नया चीज, ये एंगल। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब कितना एंगल से करेंगे सर, तो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशन जो होगा तो वो पूरा रोटेशनल मोशन का पार्ट हो जाता है, जैसा कि अभी आपको बोले। और टोटल एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360, और 360 का मतलब सही बात 2π। तो यानी कि ओमेगा जो हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π न्यू। ठीक है, पूरा का पूरा नोट्स है, आप लोग नोट डाउन करते जाइए या फिर बोलिएगा तो हम साइड हो जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं। तो फेज का मतलब ये होता है कि कितना का डिफरेंस चल रहा है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक मेरे पास वेव जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, एक वेव जो है मेरे पास कुछ इस तरह से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और एक मेरे पास दूसरा एक और वेव है, एक और वेव है, इसको हम ले लिए मान लीजिए, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होना था और ये जो वेव है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि एक वेव जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक वेव जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। और वेव में अगर 0 1 से स्टार्ट होता है तो वहां पर डिफरेंस होता है, वैल्यू तो 1 है बट एंगल का अगर बात करेंगे तो 90 डिग्री का। यानी कि एक कॉस अगर यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 होता है, सॉरी साइन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 होता है, लेकिन कॉस 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये साइन कॉस के ग्राफ पे भी अंतर पड़ता है। तो अगर दोनों के टर्म में अगर हम कर दे तो क्या होगा, इसी को बोल सकते हैं ये साइन 0 पर है तो ये साइन 90 पर हो जाएगा। मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो रहा है, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज। यानी कि फाइ से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग डिनोट, इसको हम लोग इसको फॉर्मूला हो जाता है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी
प्लस फाई, यानी कि जो एक्स्ट्रा फाई होगा, एक्स्ट्रा फेज होगा, उसी को हम लोग यहाँ से डिनोट करते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर। अब हमारे पास यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, पूछ लिया जाता है आपसे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालिए सिस्टम का। बहुत ही सिंपल है, देखिए हमको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, बहुत ईजी है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो y की जगह dy बाई डी टी, ए जैसे है मेरे पास, देखिए a कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ए साइन ओमेगा टी में a कांस्टेंट बाहर हुआ, अब साइन ओमेगा टी, अच्छा यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पे किया नहीं है तो डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। बात समझ में आया यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, देखिए डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, ए साइन ओमेगा टी का। अब कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिए तो ए को बाहर निकाल दिए हम लोग, डी वाई बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी, यहाँ लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो। हमको पता है कि डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ए बाहर हो गया, साइन ओमेगा टी का क्या होगा कॉस ओमेगा टी, और डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़े होंगे तो चेन रूल पढ़े होंगे, तो चेन रूल के हिसाब से साइन हम कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा है ओमेगा, तो डिफरेंशिएशन में ओमेगा जो होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और इंटीग्रेशन अगर होगा तो वो डिवाइड में चला जाता है। याद रखिएगा, आपको बहुत सारा डेरिवेशन में काम आने वाला है। तो ए साइन ओमेगा टी का ए बाहर हुआ, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह ओमेगा बाहर हो गया। तो यानी कि इसी को हम लोग अरेंज कर दें, ओमेगा को इधर लिए तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब हम देख रहे हैं कि ए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए ओमेगा को रहने दीजिए, हमको पता है कि फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पता होगा आपको कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वहां से ये फॉर्मूला आया। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पुट कर दिए, देखिए कॉस ओमेगा टी की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इस जगह से देखिए, इस जगह पर मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ए, हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो y बाई ए था, साइन ओमेगा टी तो स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एलसीएम किए हैं इसको। अब ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए और ए यहाँ से ए कैंसिल होगा, तो बचेगा मेरे पास v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। वेलोसिटी का दो टर्म हमने निकाल लिए, एक आ गया मेरे पास टाइम के रिस्पेक्ट में और एक आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अब हम लोग बात किसका करेंगे, वेलोसिटी हो गया तो अब एक्सेलरेशन। सिंपल सा चीज़ है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सेल वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि डी वी बाई डी टी जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को लिखते हैं हालांकि हम लोग स्मॉल ए से, बट कैपिटल ए लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए हम लोग पहले से ले चुके हैं एम्पलीट्यूड। तो ध्यान दीजिए, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा मेरे पास ए, तो डी बाई डी टी बचा क्या, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, पहले ले चुके हैं हम लोग। यहाँ से कांस्टेंट टर्म ए ओमेगा को बाहर कर दिए, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन ओमेगा टी, फिर से टी के टर्म में कर रहे हैं लेकिन ओमेगा बीच में हम लोग के साथ जबरदस्ती आ रहा है, तो जबरदस्ती आने वाला को हम लोग साइड कर देते हैं, तो फिर साइड कर दिए हम लोग चेन रूल से। तो ओमेगा को इधर किए तो ए ओमेगा, देखिए ओमेगा 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 स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से क्या किए माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन हमको चूंकि डिस्प्लेसमेंट का टर्म में भी चाहिए, तो हम लोग क्या किए हैं, ओमेगा स्क्वायर को अलग कर दिए, ए साइन ओमेगा टी को एक साथ कर दिए हम लोग। ए साइन ओमेगा टी हमको पता है वाई होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग, बगल में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, वाई इज इक्वल टू हमको पता है क्या होता है ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम पुट कर दिए तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पता है कितना मार्क्स में, या तो आपका आएगा 5 मार्क्स में, नहीं तो 8 मार्क्स में आता है, और नहीं तो 10 मार्क्स में भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स में मैक्सिमम चांस है, जैसा कि इस बार का आपका पैटर्न है उसके हिसाब से, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला जाए तो 5 मार्क्स में आपका ज़्यादा चांस है, ठीक है। ये कोई दिक्कत। चलिए अब अगला हम लोग चलते हैं। अगला मेरे पास इसका ग्राफ है, ग्राफ आपको समझ में आता ही है सब चीज़। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ में क्या है, साइन का ग्राफ जैसे बनता है वैसे ही बन गया। वेलोसिटी में था कॉस, तो कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से डिजाइन हो गया हम लोग के पास। अब यहाँ पे क्या है, देखिए साइन तो है लेकिन साथ में माइनस भी है, तो यहाँ यहीं से स्टार्ट होगा लेकिन नीचे से स्टार्ट हो रहा है। बोलिए कोई दिक्कत, खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी का, ये आपका आता है 15 मार्क्स में,
15 में आ जाएगा, नहीं तो 12 में आ जाएगा। और प्लस साथ में कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मतलब या पीरियोडिक, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको निकालना होगा काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जब निकालेंगे तो दो तरह का एनर्जी हमको मेरे पास होता है, क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड, सही बात, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी हम लोग अभी निकाले हैं थोड़ा देर पहले, हाफ एम, अभी स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग ये कर दिए तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे साइन, यहाँ हम लोग लिखे थे ना, क्या था मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में, पीछे वाले में साइन ओमेगा टी था मेरे पास y अपॉन ए था। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जा रहा है, तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अभी फिर यहाँ एलसीएम निकाल दिए हम। एलसीएम निकालने के बाद ये खत्म, यहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर ए। अब अगले सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को एक चीज़ बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन करने का मतलब 11-12 से आपको पता होना चाहिए, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है तो हमको पहले निकालना पड़ता है वर्क डन। पता है आपको, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mgh होता है ना जी, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट h मान ले तो f की जगह फिर mg लिख सकते हैं। मतलब यहाँ बोल सकते हैं ये दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग कभी भी डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही नहीं सकते हैं। 99.99% जगह हम लोग क्या निकालना होगा पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर, वर्क डन। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमको पता है, F इक्वल्स टू माइनस के वाई, हम लोग देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब हमको ये भी पता है कि F इक्वल्स टू एम होता है, और एम हो गया ए की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं जब एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। तो ना वर्क डन मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे हम, डी वाई। तो फोर्स माइनस एम होगा स्क्वायर वाई, और फिर हो गया डी वाई, फिर माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों तरफ, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। अब ये जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी में। आपको हम बोले हैं पहले भी ना, वर्क डन निकालिए पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, खत्म कहानी। वर्क डन हम काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं, और जब दोनों निकाल चुके हैं तो हमको अब क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल के लिए हम दोनों को ऐड कर दें, और जैसे ही दोनों को ऐड कर रहे हैं तो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। अब हम आगे चलते हैं, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से भी आ सकता है। हम आपको पहले ही बोल दिए कि आज आपका जो इस लेक्चर से कम 18 नंबर तक हो सकता है, 15 से 18 नंबर पक्का आएगा ही आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन देखिए क्या आता है, ये डिफाइन एसटीएम एंड डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसटीएम, ये आता है। तो एसटीएम क्या होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी चीज को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अलग तरीका से कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आपका 3 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा तो उस तरह से लिखिएगा, और उसी चीज को देखिए लिखा हुआ सेम चीज है अगर आप लोग इसको पढ़िएगा तो, लेकिन थोड़ा सा तरीका को बदल दिया गया है ताकि आपका मार्क्स जो है वो बढ़ जाए। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे, हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसटीएम पे, कि एसटीएम का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाए भाई। तो हमको पता है एफ इज इक्वल्स टू एम होता है, तो ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। अब इक्वेशन हमको पता है 1 और 2 को मिलाएंगे, इक्वेशन 1 मतलब समझ में आ रहा है एफ बाई एम। अब यहाँ पे देखिए एफ की जगह हमको पता है माइनस के वाई होता है, रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल्स टू, हम लोग अभी नीचे देखिए ना जी, यहाँ देखिए ये देखिए, इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इससे यहाँ से होगा एफ इज इक्वल्स टू माइनस के वाई, ये वो इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को हम लोग इक्वेशन को कोलाबरेट करेंगे तो यहाँ पे हो गया ए इज इक्वल्स टू माइनस के वाई। क्यों? क्योंकि एफ जो था वो माइनस के वाई था, और बाई एम। अब के बाई एम की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। क्या पुट करना है के बाई एम की जगह? ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा देखिए ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर और फिर वाई हुआ। अब यहाँ से देखिए v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी, अब v की जगह डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। तो मतलब एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से, अब हमको पता है इक्वेशन 4 और 5 में डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर आया मेरे पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमको पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी होता है।
तो यानी कि दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको इधर अगर लेंगे तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यही होता है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। बोलिए कोई दिक्कत? अब कभी कभी एकदम रेयरेस्ट टू रेस्ट पूछ लिया जाता है इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पता है निकालना है, पढ़े होंगे आप लोग, वही चीज़ यहाँ पे किए हैं। अब जैसे ही इस इक्वेशन को आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लाएंगे। अब यहाँ से अगर m वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस आई ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा है ये, ठीक है, आई ओमेगा। तो अब देखिए यहाँ से, अब इसका 2 रूट होता है, आपको पता है एकदम, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो जिनका मैथमेटिक्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एक बार x1 निकालेंगे हम ई आई ओमेगा टी, x2 निकालेंगे ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, और इसी को हम लोग यूजिंग रॉन्स्कियन मेथड सॉल्यूशन इसका जो आएगा मेरे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ए x1 प्लस बी x2, और यानी कि a इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x1 और x2 का वैल्यू पुट कर दिए, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। जहाँ पे a और b जो है वो क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है। बहुत इजी है ये चीज़, अगर आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में आ भी जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो यानी इतना ही पढ़ करके आप पूरा का पूरा SHM स्कोर उठा सकते हैं। यानी कि इलास्टिसिटी हम जैसा कि आपको बोले, इलास्टिसिटी लगभग 20 नंबर का हो रहा है। इसको भी अगर 20 नहीं लेके चलिए 15 ही लेते हैं हम, तो आपको यहीं पर इसी जगह पर हम लोग का कितना हो जा रहा है, 35। 50% हम लोग कर चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? आराम से हंसते हंसते हो जाएगा। तो फिर हम लोग अगले फिर किसी लेक्चर के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर देखते हैं क्या रहेगा, और उसी के साथ फिर हम लोग मिलेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हम लोग ये 35 का जो स्कोर है उसको 50 प्लस कर दें। ठीक है, एक ऐसा चैप्टर उठाएंगे जिसमें फिर 15 से 20 नंबर आपका उठ जाए। मिलते हैं, धन्यवाद।